बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेक्चर नंबर 26 के साथ आई एम डॉक्टर सज्जाद मोहसिन। आज हम बात करेंगे डाटा माइनिंग की। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज डाटा माइनिंग, व्हाई डाटा माइनिंग, व्हाट एप्लीकेशंस आर देयर फॉर डाटा माइनिंग, व्हाट टेक्निक्स आर देयर फॉर डाटा माइनिंग, what processes, what software we use for data mining। हम पहले definition देख लेते हैं कि data mining may be defined as follows। Data mining is a collection of techniques for efficient automated discovery of previously unknown, valid, novel, useful and understandable patterns in large databases। The pattern must be actionable so they may be used in an enterprise's decision making। So हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि डेटा माइनिंग जो है वो कलेक्शन है किस चीज़ का? टेक्निक्स का। और वो टेक्निक्स क्या करती हैं कि वो बहुत ही एफिशिएंटली और ये ऑटोमेटेड डिस्कवरी करते हैं किन किन चीज़ों की? प्रीवियसली अननोन, पहले जिनका पता नहीं था, बट वैलिड, बहुत ही वैलिड, और नोवल, बहुत ही काम की, शानदार, यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स। सो और वो जाहिर बात है बहुत ही काम के और समझ में आने वाले पैटर्न्स जो डेटाबेसेस से तलाश करना है उसको डाटा माइनिंग कहते हैं। यानी जैसे हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग में क्या होता था कि पहले जनाब खुदाई हो रही है और खुदाई करके हम कोयले की कान में गए और हमने कोयले निकाले। फिर कोयलों को जब कोयलों की कान में और उनको रगड़ा और देखा तो पता चला कोयले के अंदर से हीरा निकल रहा है। सेम हियर कि हमारे पास लार्ज डेटाबेसेस में डाटा मौजूद है, उस डाटा को हम चाहते हैं कि उसमें हम ऐसी, और यहाँ पे अब खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, खुदाई करके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑटोमेटेड टेक्निक्स निकाल रहे हैं। वो टेक्निक्स जो हैं वो आपके लिए वो डिस्कवरी कर रहे हैं जो कि आपको पहले पता नहीं था। जिन्होंने कोयले की इनिशियल कानें खो दी हैं उनको पता ही नहीं था कि उसके अंदर हीरा भी होगा। तो फिर प्रीवियसली अननोन, वैलिड के बहुत ही काम की चीज़, नोवल, बहुत शानदार, यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। सो बहुत ही काम की और बहुत ही समझ में आने वाली चीज़ डाटा में से, उस डाटा के ख़जाने में से ढूंढ के निकालना है। सो लार्ज डाटाबेसेस का मतलब ये है कि डाटा का ह्यूज ख़जाना आपके पास मौजूद है, जैसे कि डाटा वेयर हाउस की शक्ल में है। अब उनमें से वो पैटर्न्स देखने हैं कि सेल्स किधर गई, कहाँ से, किस इंस्टेंस ऑफ टाइम के पर क्या ऐसी चीज़ हो गई, क्या ऐसा इवेंट अकर हो गया जिसकी वजह से सेल्स बढ़ गई या ड्रॉप हो गई। सो वो उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ढूंढना डाटा माइनिंग कहते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि पैटर्न मस्ट बी एक्शनेबल। सो जो कुछ भी हम बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर ढूंढें या कोई और फॉर दैट मैटर काम ढूंढें, वो ऐसा एक्शनेबल होना चाहिए, उसको ऐसे हम इम्प्लीमेंट कर दें कि वो फिर एंटरप्राइज की डिसीजन मेकिंग में काम आए, वरना फिर हमें उसका फ़ायदा नहीं है। सो व्हाट इज़ डाटा माइनिंग? Efficient automated discovery of previously unknown patterns in large volumes of data। So efficient होना चाहिए, तेज़ी से काम करे, automated होना चाहिए, खुद से करे, और large volumes of data में से निकाल दे वो previously unknown patterns को। Pattern must be valid, ठीक होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि invalid patterns आ गए जिनका कोई काम ही नहीं है। नोवेल भी होने चाहिए, उनको ऐसा तो होना चाहिए कि आपको लगे कि यार कोई बहुत ही काम की चीज़ निकल आई है, कोई बहुत ही शानदार ऐसी ज़बरदस्त चीज़ निकल आई है जो हमें पता ही नहीं था।
यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। businesses are mostly interested in discovering past patterns to predict future behavior। businesses जो हैं यूजली इस बात के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि जो पास्ट पैटर्न्स थे उनको हम देखें कि वो क्या थे, और उन पैटर्न से जो कुछ हमें इत्तलात मिलें और जो कुछ हमारी समझ में आए उससे हम फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करें। होता क्या है, अ डेटा वेयर हाउस एज डिस्कस्ड अर्लियर इज एन एंटरप्राइज मेमोरी। तो हमने डाटा वेयर हाउस में वो सारी चीज़ें टाइम स्टैम्प के साथ रख दी हैं, वो उसकी याददाश्त है। किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी बिजनेस की जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, जो उसका जहाँ पे ख़जाना है अगर हम कहें, तो वो उसका डाटा वेयर हाउस है। और डाटा माइनिंग क्या कर रही है, डाटा माइनिंग कैन प्रोवाइड इंटेलिजेंस यूजिंग दैट मेमोरी। और डाटा माइनिंग के ज़रिए हम वो बिजनेस इंटेलिजेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस मेमोरी को यूज़ करके। सो हम क्या कर रहे हैं कि डाटा वेयर हाउस में जितनी भी मेमोरी हमारे पास है उसमें डाटा माइनिंग की टेक्निक लगा के उन टेक्निक्स के ज़रिए हम इंटेलिजेंस हासिल करना चाह रहे हैं जिनके बारे में शायद हमें उस तरीके से पता नहीं था। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो Amazon.com यूजेस एसोसिएशंस। Amazon में जो है वो .com में एसोसिएशन के रूल्स लगाए जाते हैं। Recommendations to customers are based on past purchases and what other customers are purchasing। अब Amazon.com क्या कर रहा है कि आपकी पास्ट परचेजेस देख रहा है, उसने अपने पास आपकी कैशे रखी हुई, आपकी मेमोरी रखी हुई है संभाल के, जो आपने उस पे जाके परचेजेस की वो रख लेगा और आपकी सर्च पैटर्न पे वो आपको रिकमेंडेशन देगा। और अगर कोई आपने नई चीज़ सर्च की तो उसने बाकी कस्टमर्स जो उसी टाइप की चीज़ सर्च कर रहे हैं उनके पैटर्न्स की बेस पे आपको रिकमेंडेशन दे देगा। हमने लास्ट टाइम भी देखा था पिछले लेक्चर्स में भी कि नीचे जैसे नेटफ्लिक्स ने जो है ये बता दिया कि भाई ये जिसने ये कुछ किया था वो ये भी खरीद रहा है। सो इस तरीके से आपको Amazon.com जो है बता रहा है कि अगर आप फर्ज करें कि आप मैट्रेस की सर्च लगा रहे हैं और उससे पहले अगर आपने खुद ही मैट्रेसेस की सर्च लगाई हुई है तो वो आपको रिकमेंडेशन देगा कि अगर आप स्प्रिंग मैट्रेसेस की सर्च लगाए बैठे तो आपको ये बताएगा कि स्प्रिंग मैट्रेसेस में अब ये चीज़ें आ गई हैं और ये इन प्राइजेस के स्प्रिंग मैट्रेसेस हो गए। लेट्स सपोज कि आप स्प्रिंग मैट्रेस के बजाय आप आज जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं टेबल्स, तो अमेज़ॉन पे ये होगा कि वो आपको बताएगा कि अगर आपने कहा कि मैं एक रीडिंग टेबल लेना चाह रहा हूँ तो वो बताएगा कि किस किस किस्म की रीडिंग टेबल्स जो हैं दूसरे कस्टमर्स आजकल परचेज कर रहे हैं और इनमें कौन कौन सी सस्ती हैं, कौन सी अच्छी डील्स हैं, कि वो आइटम भी बहुत अच्छा है, सिर्फ सस्ता नहीं है और बड़ा फेवरेट जा रहा है, हॉट फेवरेट जा रहा है, किसको सबसे ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है। सो इस किस्म की इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। अब ये उसने क्या किया है, वो जो उसके पास ख़जाना है डाटा वेयर हाउस जो उसने लोगों की सर्चेस के और उनकी सेल्स और परचेज के लगाए हुए हैं, उस ख़जाने से उसने इंटेलिजेंटली ये आपको आपकी क्वेरी के बेस पे सर्च करके आपके सामने रख दिया। दिस इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। सो ये आपने देखा कि ये डाटा माइनिंग के ज़रिए अमेज़ॉन ने रिकमेंडेशन की। अ स्टोर इन यूएसए जस्ट फॉर फीट हैज़ अबाउट 200 स्टोर्स each carrying up to 6,000 shoes style, each style in several sizes. Data mining is used to find the right shoes to stock in the right store. So एक just for feet आपके पाँव के लिए दुकान का नाम है। So has about उसके 200 स्टोर्स हैं और हर स्टोर में 6,000 शू स्टाइल्स, 6,000 किस्म के शूज़ पड़े हुए हैं और हर स्टाइल जो है वो सेवरल साइजेस में है, यानी जाहिर बात है जो नाप होता है पाँव का। अब अगर आपको राइट शूज़ टू स्टॉक इन द राइट स्टोर में करना है कि आप सही जूता सही स्टॉक में सही स्टोर में रखें तो आपको डाटा माइनिंग यूज़ करनी पड़ेगी। सो
इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं केस स्टडीज में देखेंगे, जो हम बाद में उनकी तरफ जाएंगे। डाटा माइनिंग क्या चीज है? वी अज्यूम वी आर डीलिंग विद लार्ज डाटा, परहैप्स गीगाबाइट्स, परहैप्स इन टेराबाइट्स। सो हम जो डाटा माइनिंग कर रहे हैं तो हम गीगा और बाइट्स और टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स के डाटा की बात कर रहे हैं, जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डाटा मौजूद है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑल्दो डाटा माइनिंग इज पॉसिबल विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा, बिगर द डाटा, हायर द कॉन्फिडेंस इन एनी अननोन पैटर्न दैट इज डिस्कवर्ड। अब डाटा माइनिंग जरूरी नहीं है कि आपके पास मिलियन, बिलियन और ट्रिलियंस में ही या जिलियंस में ही डाटा हो, बट अगर आपके पास छोटा भी डाटा है तो आप डाटा माइनिंग टेक्निक्स, पैटर्न्स उसके अंदर फॉलो करवा सकते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या होगा। बट पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं कि जितना ज्यादा डाटा होता है उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि यार ये इसको इतने सोर्सेस से ये बात मिली है, तो ये बड़ी ऑथेंटिकेटेड डिस्कवरी है जो इसने की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर हम अपनी 18 करोड़ अवाम के ऊपर 2000-3000 लोगों पे ओपिनियन पोल लेके ये कहें कि अब इस पार्टी की वैल्यू अच्छी है या बुरी है, या इसकी रेटिंग अच्छी है या बुरी है, तो ये कोई कर तो लिया हमने, लेकिन इस पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर चारों सूबों में और रैंडम सैम्पलिंग, गांव, शहर, स्मॉल विलेज, टाउन्स, स्मॉल सिटीज़, सबका सैंपल लेके अगर आपने लेट सपोज लाखों में सैंपल जमा कर लिया, तो फिर जब आप डिस्कवरी देंगे तो वो निस्बतन काफ़ी बेहतर होगी उन हज़ारों से। सिमिलरली अगर आपने करोड़ों में कर लिया तो ऑब्वियसली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बेहतर होगा कि अब जो हम पैटर्न बता रहे हैं यही पैटर्न चलेगा जनरल इलेक्शंस में। सो इस तरीके से द मोर द डाटा, bigger the data, higher the confidence. There is considerable hype about data mining at the present time, and Gartner Group has listed data mining as one of the top 10 technologies to watch. So, आजकल जो है वो डाटा माइनिंग पे बेइंतहा जो है वो फोकस हुआ है। गार्टनर ग्रुप जो है वो जो इन चीज़ों को टॉप 10 टेक्नोलॉजीज टू वॉच की लिस्ट निकालता रहता है, उसने कहा है कि ये अमंग द टॉप 10 टेक्नोलॉजीज में से एक है, इसको वॉच करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन अगर मैं करूं, हाउ मेनी बुक्स कुड वन स्टोर इन 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी? अगर आपके पास 1 टीबी की मेमोरी है, 1 टेराबाइट की मेमोरी है, तो आप अंदाजन उसमें कितनी बुक्स स्टोर कर सकते हैं, सोचिएगा। Why data mining now? Growth in generation and storage of corporate data information explosion. अब हम जिस तरह से जनरेशन हमारी बढ़ती जा रही है और स्टोरेज जो कॉर्पोरेट डाटा की है वो भी बढ़ती जा रही है, तो एक इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन आ गया है, एक इंफॉर्मेशन का तूफान आ गया है। नीड फॉर सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग, उसकी वजह से अब हमें ज़रूरत है कि हम बड़ी सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग करें। करंट डेटाबेस सिस्टम्स आर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिनको हम OLTP सिस्टम्स कहते थे। अब आजकल जो है वो सारा जो डाटा माइनिंग और नॉर्मल जो हम काम कर रहे होते थे कंप्यूटिंग में, वो हम कर रहे होते थे कि डेटाबेस में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी करंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको धड़ाधड़ फीड कर रहे थे। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी हम उनको सिर्फ प्रोसेस कर रहे थे और उनको उनसे रिपोर्टिंग कर रहे थे। द OLTP डाटा इज डिफिकल्ट टू यूज फॉर सच एप्लीकेशन। अब OLTP का जो डाटा है वो
इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनके लिए यूज़फुल नहीं है। वाई? हमने डेटा वेयर हाउसिंग में भी समझाया था कि वो उसमें जो है रिकॉर्ड को, जब आप इस तरह की डिसीजन ले रहे होते हैं तो रिकॉर्ड को नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। अगर वॉलेटाइल है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वो अपडेशन आपने कोई किसी रिकॉर्ड की बेस पे कोई प्लानिंग कर ली और जितनी देर में आपने प्लानिंग की उतनी देर में डाटा चेंज हो गया। सो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जब हम एक डेटाबेस में जो चीज़ होती है वो दूसरे डेटाबेस में उसकी नेमिंग तरीका गलत होता है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट तरीके से दी होती हैं, उसके बाद दफ़ा जो फील्ड साइज़ होता है वो फ़र्क होता है। तो देयर आर सो मैनी हिंड्रेंसेस जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं। वो सारी हिंड्रेंसेस हमें अलाउ नहीं करती कि हम OLTP को इस तरह की सोफेस्टिकेटेड जो नीट की जो हमारी कैलकुलेशंस हैं या प्रेडिक्शंस हैं या एनालिसिस हैं उनमें यूज़ किया जा सके। उसकी जवाब में क्या हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, मच चीपर स्टोरेज आ गई, ईजियर डाटा कलेक्शन हो गई, बेटर डाटाबेस मैनेजमेंट हो गई। सो अब डाटा एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर होने की ज़रूरत है। सो एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये तमाम चीज़ों में चेंज ला दिया, एक हमारी पूरा जो स्टाइल था उसको डिफरेंट कर दिया। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या है? डेटाबेस सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड सिंस 1960s इन द वेस्टर्न कंट्रीज, सिंस 1980s इन इंडिया, और कुछ हमारे पाकिस्तान में भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने 1980s से ही, मिड 80s से ही एटलीस्ट शुरू कर दिया था। दीज सिस्टम्स हैव जनरेटेड माउंटेन्स ऑफ डाटा। अब उन सिस्टम्स ने ही, अगर आप गौर करें तो माउंटेन्स ऑफ डाटा जमा कर दिया है, पड़ा हुआ है, स्टोरेज में है। Point of sale terminals and barcodes on many products, railways, bookings, educational institutions, huge number of mobile phones, electronic commerce, all generate data. अब जो हमने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स बना दिए हैं कि हम वहीं पे टर्मिनल्स पे ही जाके अपनी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, इवन अपने कंप्यूटर से भी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। फिर अगर आप स्टोर्स पे जाते हैं तो हर चीज़ पे आजकल बार कोड लगा हुआ होता है। बार कोड रीडर से आपने फटाफट चीज़ों की ना प्राइस एंटर करनी पड़ रही है, ना क्वांटिटी एंटर करनी पड़ रही है, वो धड़ाधड़ खुद ही सारी चीज़ें जमा कर रहा है, एंड में टोटल कर रहा है, आपको बिल दे रहा है, कैशियर को आप पैसे दे रहे हैं या आप उसको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, एंड यू गेट पे द थिंग्स। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो आप लोगों को अब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी क्वेरीज हैं, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप जो सवालात फ़ोन पे करते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं, जो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके चीज़ें कर रहे हैं, इसी तरह से ह्यूज नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, SMS हो रही हैं, व्हाट्सएप हो रहा है, मतलब यू नेम इट, सब कुछ हो रहा है। फिर ई-कॉमर्स, ये सारी चीज़ें डाटा जनरेट कर रही हैं। अब आप सोचें कि कितना डाटा जनरेट हो रहा होगा। आजकल थोड़ा मोहतात रहें, गवर्नमेंट आर नाउ कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी विकीलीक्स ने बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई भी हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है, बट उसके बावजूद अभी भी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़िल्टर हो रही हैं, टैप हो रही हैं या रिकॉर्ड हो रही हैं फॉर द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट बैंकिंग वाया नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड ATM। अब जो इंटरनेट बैंकिंग शुरू हुई है, चाहे वो आप ATM यूज़ करके करें, चाहे कंप्यूटर यूज़ करके करें, वो सारा कुछ भी डाटा है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स भी डाटा है, आपकी तमाम चीज़ें बता रही हैं कि कितना पैसा निकाला है, किसको दिया है, कहाँ दिया है। मेडिकल डाटा है, आपके रिकॉर्ड्स हैं जो आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनके, आपके विजिट्स के रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसी तरह से आपके एक्सरेज, MRI, सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड हो रही हैं।
डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स भी सारे कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ भी इस पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ई हेल्थ एप्लीकेशन के नाम से जो है ई हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनी हुई है, उसका नाम ई हैप है। सो वो उसकी ये वन ऑफ दी रिक्वायरमेंट है और उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द ही कंप्यूटराइज्ड सारी चीज़ें अपनी कर दें। सारे डॉक्टर्स, सारे हॉस्पिटल्स को हम जितनी जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं कर लें। ट्रांसपोर्टेशंस इंडियन रेलवेज में जैसे है ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन एंड टोल रोड्स, ग्रोइंग एयर ट्रेवल, ये सारी चीज़ें डाटा कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो पे सफ़र करने का इत्तेफाक है तो मेट्रो पे भी एक तो आप वैसे ही आप नॉर्मल टोल दे रहे हैं आजकल, तो खैर मेट्रो क्या नॉर्मल जीटीएस पे भी जो जितने भी टर्मिनल्स जो अच्छी जगह हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है और वो कंप्यूटराइज टैक्स जो टोल जमा हो रहा है डेली बेसिस पे, वो सब ज़ाहिर बात है डाटा कर रहा है। इंडिया ने रेलवे भी कंप्यूटराइज कर दी है, बट ट्रांसपोर्टेशन में भी कंप्यूटराइजेशन बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन एयर ट्रैवल की तो हमने इतनी सारी एग्जांपल्स भी दे दी। ये सब इंफॉर्मेशन डाटा एक्सप्लोजन है। पासपोर्ट्स, वीज़ाज, जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं उनका वीज़ा, इसी तरह हम जो वीज़ा लगवा रहे हैं वो, या एक्सपैट्रिएट्स जो मनी भेज रहे हैं यहाँ पे, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ से जो बाहर मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब कुछ डाटा कलेक्शंस, डाटा जनरेट कर रहा है और ये जनरेशन ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन ला रही है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ डाटा कलेक्शन? काइंडली डू थिंक। ये जो एग्जांपल्स ली हुई हैं हमने, ये इंडिया से ली हुई हैं, तो इंडिया में देख लें कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या कह रहा है। मैनी एडल्ट्स इन इंडिया जनरेट मोबाइल फोन ट्रांजैक्शन मोर देन 300 million phones in India, reporting growing at the rate of 10,000 new ones every hour. Mobile companies must save informations about calls. ये उनकी requirement है। Growing middle class with growing number of credit and debit card transaction, about 25 million credit cards and 70 million debit cards in 2007. Annual growth rate about 30% and 40% respectively. Could be 55 million credit cards and 200 million debit cards in 2010, resulting in perhaps 500 million transaction annually. So इस वक्त अगर हम समझें तो शायद इंडिया में 70 या 100 मिलियन जो है वो क्रेडिट कार्ड्स होंगे और कोई 300 मिलियन जो है डेबिट कार्ड्स होंगे, जो कि कम से कम 800-900 मिलियन ट्रांजैक्शन एनुअली जनरेट कर रहे होंगे। ये सब सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। ये सब आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे हैं। इंडिया की एग्जाम्पल इसीलिए ली कि क्लोज टू 1 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन अभी वो वहाँ पे गाँव में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। सो इमेजिन, इसी तरह चाइना की मिसाल दी जा सकती है। अमेरिका वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ तो इससे ज़्यादा है, इसलिए उसको थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल से हटाया हुआ है। India has some huge enterprises. For example, Indian Railways, perhaps the busiest network in the world, with 2.5 million employees, 10,000 locomotives, 10,000 passenger trains daily, 10,000 freight trains daily, and 20 million passengers daily. So India का जो रेलवे सिस्टम है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, जिसमें तकरीबन 25 लाख तो एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 उनके पास इंजन्स हैं, 10,000 उनके पास पैसेंजर ट्रेन्स हैं, 10,000 फ्रेट ट्रेन्स हैं। सो और कोई 2 करोड़ पैसेंजर डेली उसमें सफ़र करता है। सो इमेजिन करें क्या ह्यूज डाटा है। Growing airline traffic with more than 10 airlines, perhaps 30 million passengers annually. और एयरलाइन पे भी कोई 30 मिलियन, 3 करोड़ पैसेंजर सालाना जा रहा है। ग्रोइंग नंबर ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइवर लाइसेंस और इंटरनेट सर्फिंग रिकॉर्ड्स, अगर ये सब कुछ रख रहे हों तो इमेजिन करें 1 बिलियन की आबादी को की सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हों तो आप सोचेंगे कितना डाटा होगा।
OLTP जैसे हमने नोट अर्लियर किया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या है, एज नोटेड अर्लियर मोस्ट एंटरप्राइजेज database systems were designed in the 1970s or 1980s and were mainly designed to automate some of the office for procedures. So ये 1960s से स्टार्ट हुई थी, 70s और 80s में मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब हमने ये किया था तो हमने ये कोशिश की थी कि हम ऑफिस प्रोसीजर्स को ऑटोमेटिक कर दें, जैसे कि ऑर्डर एंट्री, स्टूडेंट एनरोलमेंट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन. दीज आर well structured repetitive operation or we can easily automate them. तो इसी वजह से उनकी ऑटोमेशन कर दी गई थी. अब डिसीजन मेकिंग की जरूरत आई. नीड फॉर बिजनेस मेमोरी एंड इंटेलिजेंस. डिसीजन मेकिंग के लिए अब बिजनेस मेमोरी चाहिए थी और इंटेलिजेंस चाहिए थी. सिर्फ याददाश्त से काम नहीं चलना था, उस पर कुछ अच्छा इंटेलिजेंट, कुछ समझदारी से चीज़ें की जाएंगी, एनालिसिस किए जाएंगे, तभी हम कुछ फ़ायदे उठा सकेंगे. सो नीड टू सर्व कस्टमर्स बेटर बाय लर्निंग फ्रॉम पास्ट इंटरेक्शन. अब हमें कस्टमर्स को समझना था, उनकी पास्ट इंटरेक्शंस की वजह से उनकी जो कुछ ट्रांजैक्शंस पास्ट में हुई हैं उससे हमें अच्छी तरह से कस्टमर को समझना था. OLTP डाटा इज़ नॉट अ गुड बेसिस फॉर मेंटेनिंग एन एंटरप्राइज मेमोरी. सो OLTP का जो डाटा था वो गुड बेसिस नहीं था फॉर मेंटेनिंग एन एंटरप्राइज मेमोरी, क्योंकि एंटरप्राइज मेमोरी में हमें कुछ याद है कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है. सोचिएगा, मैंने डाटा से ही मिलता जुलता एक लफ्ज़ और बोला था जो इम्पॉर्टेंट होता है. द इंटेलिजेंस हिडन इन डाटा कुड बी द सीक्रेट वेपन इन अ competitive बिजनेस वर्ल्ड, बट गिवन द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन नॉट इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन कुड बी लुक्ड एट बाय ह्यूमन आई. अब जो इंटेलिजेंस उस इतने सारे डाटा में मौजूद है वो कोई एक सीक्रेट वेपन बन सकता है किसी भी कंपेटिटिव बिजनेस में जो आजकल है. जितनी इस दुनिया में कंपटीशन आम हो चुका है, जो भी हमारे पास हिडन डाटा होगी उस में जो इंटेलिजेंस होगी वो हमारे लिए एक बेहतरीन हथियार होगा. हम तेज़ी से मार्केट को शेयर को ले सकते हैं. बट क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो उसका हम स्मॉल परफेक्शन भी अगर हम सिर्फ देखना चाहें, एनालिसिस करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जो हमारा जब बंदा जब CCU में होता है, कार्डियक केयर यूनिट में होता है, किसी इलनेस, किसी हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके बॉडी के साथ जो है ECG मशीन सारा वक्त 24 घंटे लगी रहती है. और वो 24 घंटे ECG मशीन जो है ना वो ECG प्रिंट करती रहती है. उसमें कम से कम नहीं तो 10,000 जो एक कार्डियक साइकिल है वो रिकॉर्ड होता है. 10,000 कार्डियक साइकिल रिकॉर्ड होते हैं. अब एक चेस्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आके उस 10,000 में से ये कोशिश करे कि किस वक्त इसको जो नॉर्मल पैटर्न से हट के इसकी हार्ट बीट का पैटर्न था, तो आप इमेजिन करें कि वो कितना, वो पेपर उसको देखेगा और वो मिस करने के चांसेस हैं. और अगर एक CCU में 10 बेड भी लगे हुए हैं और खुदा न खास्ता 10 मरीज वहाँ पे मौजूद हैं, तो इमेजिन करें कितना डाटा हो जाएगा. ह्यूमन आई से मिस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इसीलिए उन्हीं मशीन्स में अलर्ट्स भी लगाए हुए हैं, इंटेलिजेंस लगाई हुई है कि जब कभी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा हो या बहुत ज़्यादा हाई हो रहा हो तो वो बीप करते हैं और नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं रश करते हैं पेशेंट की तरफ. अगर खाली प्रिंटिंग पे लगा दिया होता तो मुश्किल होती. सो अनदर क्वेश्चन, व्हाई OLTP इज नॉट गुड फॉर मेंटेनिंग एन एंटरप्राइज मेमोरी. मैंने हिंट दिया है, इसका तो जवाब चाहिए. सो OLTP वर्सेस डिसीजन मेकिंग. Clerical view of data focuses on details required for day-to-day running of an enterprise. जो क्लर्क का काम है उसका ये काम है कि बस ये ट्रांजैक्शन सारी एंटर हो रही हो, सारा कुछ जो है ना वो
बड़े अच्छे तरीके से, इमैक्युलेट तरीके से मेंटेन हो रहा हो। बट मैनेजमेंट व्यू ऑफ डाटा फोकसेस ऑन समरी डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बट मैनेजमेंट जो है वो उसकी डे टू डे इमैक्युलेशन तो चाहती है, बट उसका समराइज रिजल्ट चाहती है कि समराइज में हमें पता चले, ताकि हम ये देखेंगे क्या ट्रेंड्स हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं इससे। द डिटेल्ड डेटा व्यू इज द ऑपरेशनल व्यू वाइल द मैनेजमेंट व्यू इज डिसीजन सपोर्ट व्यू। कंपैरिजन ऑफ द टू व्यूज अगर हम करें तो क्या होगा, यानी डिटेल डाटा व्यू जो है वो ऑपरेशनल व्यू हो जाता है, उसमें डिटेल वही इमैक्युलेट हर चीज़ अपनी जगह एंटर हुई हुई हो के इतनी ये सेल्स हुई हैं। अब सेल्स में जैसे बार कोड रीड कर रहा है तो वो बता रहा है कि ये आइटम है, इसकी ये सेल्स प्राइस है, अगर क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है तो वो क्वांटिटी आप उसमें एंटर कर देंगे, वरना आप बार कोड से बार बार उसको रीड करवाते जाएं तो वो क्वांटिटी खुद ब खुद ही उसमें आगे पीछे आती जाएगी और वो सब कुछ सेव हो जाएगा और टोटल बन जाएगा। दिस इज ऑपरेशनल व्यू। मैनेजमेंट व्यू का ये है कि यार कौन सी चीज़ अच्छी सेल हुई है तो उसको डिसीजन सपोर्ट के लिए चाहिए। तो अगर हम कंपैरिजन ऑफ द टू व्यूज करें तो ऑपरेशन में यूजर्स जो है वो एडमिन स्टाफ हैं, इसमें यूजर जो है डिसीजन सपोर्ट में मैनेजमेंट है। ऑपरेशन में डे टू डे वर्क है, इसमें डिसीजन सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली। एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है ऑपरेशनल में, इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें करंट डाटा होता है और डिसीजन सपोर्ट के लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। ऑपरेशनल में डिटेल्ड होता है, जबकि डिसीजन सपोर्ट में ओवरऑल व्यू या समरीज होती हैं। ऑपरेशनल में सिंपल क्वेरीज होती हैं कि ओ यार ये आइटम कितने का है बस। कॉम्प्लेक्स में क्वेरीज जो डिसीजन सपोर्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं कि भाई ये जो आइटम बिका है ये कितना बिका है दिन भर में। ऑपरेशनल में प्री डिटर्मिन क्वेरीज होती हैं, आपने डिसाइड किया होता है कौन कौन सी क्वेरीज आप अलाउ कर रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट में एड हॉक क्वेरीज, उसी वक्त आपने सोचा और एक क्वेरी डाल दी। ऑपरेशनल जो है वो अपडेट सेलेक्ट कर रहा होता है, अपडेट भी कर रहा होता है और सेलेक्ट कर रहा होता है। डिसीजन सपोर्ट में ओनली सेलेक्ट। ऑपरेशनल जो है रियल टाइम, ये नॉट एट ऑल रियल टाइम। सो एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, कॉर्पोरेट डाटा ग्रोथ अकम्पनीड बाय डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ने एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी को ला लिया। PC motherboard performance measured in megahertz is currently doubling every 2 years इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये लेस देन 2 years हो गए हैं कि हमारी स्पीड जो है वो अब मेगाहर्ट्ज से हट के गीगाहर्ट्ज में आ गई हैं और अब बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। Next slide, using logarithmic shows that the disk is now about 10 GB per US dollar, and the following slide shows that sales of disk storage is growing exponentially. Question है, how much is the cost of 100 GB disk? What is the cost of a PC and what its CPU performance? अगर आप ये बता सकें, और अब 100 GB तो बहुत छोटी हो गई है, what is the cost of 1 TB? So ये बता रहा है कि एक बता रहा है कि किस तरीके से जो है वो सेल्स पिक कर रही है और साथ साथ हार्ड ड्राइव जीबी जो है वो कैसे बढ़ रहा है। दूसरा जो है ये ये प्राइस वाइज बता रहा है कि प्राइस कैसे कम हुई और ये जीबीज में बता रहा है। तो अब ये हमें पता चल रहा है कि तकरीबन 1 GB जो है वो $1 के तकरीबन बराबर हो गई है। कॉस्ट नीचे हो गई है और ये हमें बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अब लोग डिस्क कैपेसिटी हर कोई डिस्क खरीदता जा रहा है। ये 2003 तक की स्लाइड्स हैं, इस वक्त जो है वो आप पूछे नहीं किस तरीके से जा रही हैं। फ्लैश ड्राइव्स की वजह से वी आर जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप। So question, what do the graphs in the last 2 slides tell us? What scales are used in them? What was the pink line is the first graph? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिएगा, जवाब चाहिए होंगे। Evolution of technology. Database technology has improved over the years. Data collection is often much better and cheaper now. The need for analyzing and synthesizing information is growing in a fiercely competitive business environment of today. So database technology जो है वो improve कर गई है over the years. Data collection जो है बहुत बेहतर और बहुत सस्ती हो गई हैं।
अब इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसको एनालाइज कर सकें, उसको सिंथेसाइज कर सकें, एक दूसरे के साथ कौन सी चीज़ क्या मैच कर रही है, ये सिंथेसिस होता है। सो उसको सिंथेसाइज कर सकें इज़ ग्रोइंग, और ये इसलिए ज़्यादा ग्रो कर रही है कि इस वक्त फियर्सली कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट हो चुकी है। बहुत ही कट थ्रोट लेवल पे जो है सेल्स परचेज चल रही हैं। अगर आप अपने ही मुल्क में देखें और मोबाइल के रेट्स के ऊपर देखें तो हर रोज़ एक नई ऑफ़र आ रही है कि यूं करें तो ये चीप है, रात भर इतने मिनट इतने फ्री घंटे मिल रहे हैं और फ्री टॉक टाइम है और पता नहीं क्या क्या। न्यू एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत है। सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न एंटरप्राइज इंक्लूड सेल्स फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्लानिंग और बिजनेस मॉडलिंग। सो हमें सेल्स फोरकास्टिंग करने की ज़रूरत है, उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है, मार्केटिंग और प्रमोशन की हमने प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और फिर हमने बिजनेस को मॉडल करना है। OLTP इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर सच एप्लीकेशन। OLTP कभी भी इन चीज़ों के लिए नहीं बना था। ऑल्सो लार्ज एंटरप्राइजेज ऑपरेट अ नंबर ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड देन इट इज़ नेसेसरी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन। सो एंटरप्राइज जो हैं वो एक OLTP यूज़ नहीं कर रही, सेवरल OLTPs यूज़ कर रहे हैं। अब उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, उनको साथ कैसे मिलाया जाएगा, सो इसकी ज़रूरत थी, तभी हम डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशंस पे जा सकते थे। वाई OLTP कैन नॉट बी यूज फॉर सेल्स फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो वाई डेटा माइनिंग नाउ? एज नोटेड अर्लियर द रीजन में बी समराइज्ड एज, अगर हम उन रीजंस को एज यूजुअल, क्योंकि हम समराइजेशन मांग रहे हैं तो हमने कहा कि हम भी यहाँ पे इतना कुछ डाटा देने के बाद डाटा माइनिंग थोड़ी सी कर लें और आपको समराइज्ड रिजल्ट दे दें। सो एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा हो चुका है, सो हमें इसलिए डाटा माइनिंग की ज़रूरत है। इंक्रीज अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर इनेबलिंग डाटा माइनिंग प्रोसेस। अब जो जितनी अफोर्डेबल हो गई है कंप्यूटिंग पावर, उसकी वजह से भी डाटा माइनिंग प्रोसेस को करना मुश्किल नहीं है। 60s में अगर हम डाटा माइनिंग उस ह्यूज डाटा पे, या 70s या 80s में उस डाटा पे डाटा माइनिंग शुरू कर देते तो महीनों लग जाते आपको बताने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था, और वो पता चलता कि वो जो 15 दिन पहले अगर हमको ये पता चल चुका होता और हम इस पे कुछ एक्शन ले लेते तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाता। अगर हम बात करें सिर्फ जब फिंगरप्रिंट्स के डाटा रख दिए गए थे और उन फिंगरप्रिंट्स पे सर्च लगाई जाती थी, या फेशियल जो फेसेस रख दिए गए थे क्रिमिनल्स के और उन पे जब सर्च लगती थी तो कई कई दिन तक कंप्यूटर चलता रहता था और फिर जाके वो रिजल्ट देता था। इसलिए भी OLTP प्रॉब्लम करता है। फिर स्टैटिस्टिकल एंड लर्निंग एल्गोरिदम्स आ गए। पहले सिर्फ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम थे जिन पे स्टैट्स लगा के आप हासिल कर लेते थे, लेकिन अब जब लर्निंग एल्गोरिदम्स भी आ गए जो लर्न करके आपको डिसीजन मेकिंग की में आसानी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डाटा माइनिंग इसलिए भी ज़रूरत हो गई। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इतने ज़्यादा डाटा माइनिंग के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए तो उसकी वजह से भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि आपको कोई डेडिकेटेड डाटा माइनिंग सिस्टम अपने लिए बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुश्किल आएगी। और सबसे बढ़कर इन तमाम चीज़ों से बढ़कर स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपटीशन। जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब हमें कुछ ना कुछ तो इनोवेटिव करना है, अपनी ही चीज़ों में पहले इनोवेशन लाना है, फिर मार्केट ट्रेंड्स देखने के किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप स्टोर चला रहे हैं, वॉलमार्ट चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें नई चल रही हैं मार्केट में, वो आपके पास फ़ौरन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल होगी तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हमने बात कर ली, ऑलरेडी डिस्कस दैट मेनी एंटरप्राइजेस हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा accumulated over 30 years. Noted earlier that some enterprises collect information for analysis. For example, supermarkets in USA offer loyalty cards in exchange for shopper information. Loyalty cards in Australia also collect information using a reward system. So
वो शॉपर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है लॉयल्टी कार्ड्स आपको ऑफर करते हैं, जिसमें आप अपना एड्रेस भी लिख देते हैं, आप अपना ईमेल भी लिख देते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, जिसकी बेस पे फिर वो आपको बहुत सारी ऑफरिंग कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कुछ मार्केट्स, सुपर मार्केट्स ये कर रही हैं कि वो उन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम भी किया हुआ है कि आप अगर लॉयल्टी कार्ड लेते हैं तो आपको जैसे 5% डिस्काउंट मिल जाएगा आपने सारी चीज़ें जो ख़रीदी हैं। सो उसकी वजह से भी लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने पे। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहाने जिनसे वो ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं। A recent survey in USA found that the percentage of US adults using the following type of cards were credit cards 88%, ATM cards 60%, membership card 58%, debit cards 35%, prepaid cards 35% और loyalty cards 29%. So question ये है कि what kind of data do these cards generate? तो आप सोच सकते हैं कि इन कार्ड्स के साथ क्या कौन सा डाटा जनरेट हो रहा है। हमारे यहाँ डेबिट कार्ड्स का मतलब वही है जो एटीएम कार्ड्स का मतलब है, तो यूजुअली इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन आप सोचें कि इनसे क्या क्या डाटा ये जनरेट कर रहे होंगे। अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर, डाटा माइनिंग इज यूजली कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। मैं बता चुका हूँ आपको एग्जांपल में। ड्रामेटिक रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज नोटेड अर्लियर इज मेकिंग इट पॉसिबल टू कैरी आउट डाटा माइनिंग विदाउट इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो अब इतनी डाटा माइनिंग हमने ये तो बता दिया था कि कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है। ड्रामेटिक रिडक्शन जो हो रही है प्राइसेस में कंप्यूटर सिस्टम्स की, और जो हमने बताया है, तो ये हमें पॉसिबल हो रहा है कि हम जो है डाटा माइनिंग कर सकें, और क्योंकि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हो रहा है, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की हार्डवेयर पे ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर आपने एक दफ़ा लेना है, सो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। यू कैन डू द डाटा माइनिंग प्रोवाइडेड आपने डाटा वेयर हाउस वगैरह रखा हुआ है अपना। इन स्पाइट ऑफ अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर, यूजिंग डाटा माइनिंग कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव। चाहे कंप्यूटिंग पावर कितनी ही बढ़ क्यों ना गई हो, डाटा माइनिंग फिर भी रिसोर्स हंग्री है। वो आपके टाइम को यूटिलाइज करेगा, कंप्यूटेशनल टाइम को, आपकी इंटेलिजेंस के टाइम को। सो रिसोर्स हंग्री तो ये है। Algorithms, a variety of statistical and learning algorithms have been available in the fields like statistics and artificial intelligence that have been adopted for data mining. तो डाटा माइनिंग ने क्या किया है कि स्टैटिस्टिक्स को साथ मिला लिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला लिया है। इन दोनों के मिलाप से उसने जो डाटा माइनिंग करके दी है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। विद न्यू फोकस ऑन डाटा माइनिंग, न्यू एल्गोरिथम्स आर बीइंग डेवलप्ड, और ऑलमोस्ट हर रोज नहीं तो हर महीने कुछ अरसे के बाद जो है बड़ी तेजी से डाटा माइनिंग के नए नए एल्गोरिथम जो है डेवलप हो रहे होते हैं, जो क्लेम कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, लार्ज वैरायटी ऑफ डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर इज नाउ अवेलेबल। सम मोर वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर इज IBM इंटेलिजेंट माइनर एंड मोर, SAS एंटरप्राइज माइनर, सिलिकॉन ग्राफिक्स का माइंडसेट है, ओरेकल का थिंकिंग मशीन्स और डार्विन है, एंगॉस का नॉलेज सीकर है। सो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर हैं, और भी आए हुए हैं आजकल मार्केट में। स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपटीशन है, ग्रोथ इन सर्विस इकोनॉमीज, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस, सर्विस कंपनीज इकोनॉमीज आर इंफॉर्मेशन रिच एंड वेरी competitive. Consider the telecommunication environment in Australia about 20 years ago. Telstra was a monopoly. The field is now very competitive. Mobile phone market in India is also very competitive. पाकिस्तान में बताने की जरूरत नहीं है, PTCL पहले मोनोपोली था, अब जो है वो ऑप्शंस PTCL की जो लैंडलाइंस की वो कम से कम होती जा रही हैं। एटलीस्ट घरों में अब यूज़ बड़ा मिनिमाइज हो गया है। अगर ये कंपनीज जो हैं वो DSL साथ में ना लगाएं तो शायद कोई फ़ोन भी ना रखे। सो जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे सर्विस बिजनेस बन चुके हैं, और सर्विस इकॉनमी जो कुछ भी होती है वो इंफॉर्मेशन रिच होती है और वेरी कंपेटिटिव होती है। सो ये तो हमें भी नज़र आ रहा है।
एप्लीकेशंस क्या है? इन फाइनेंस, टेलीकॉम, इंश्योरेंस एंड रिटेल, लोन, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हम डाटा माइनिंग से कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन को हम देख सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन को हम देख सकते हैं, बेटर मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट की बास्केट एनालिसिस कर सकते हैं, कस्टमर चर्न को देख सकते हैं कि क्या किस तरफ जा रहा है, वेबसाइट डिज़ाइन एंड प्रमोशन को पे हम डाटा माइनिंग लगा सकते हैं। लोन क्रेडिट कार्ड अप्रूवल्स में क्या है? इन मॉडर्न सोसाइटी अ बैंक डज नॉट नो इट्स कस्टमर्स, ओनली नॉलेज अ बैंक हैज़ इज देयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। सो बहुत सारी बैंक जो है, जो ऑनलाइन बैंक आ गए हैं, वो तो अपने कस्टमर को जानते ही नहीं, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन जानते हैं जो उनके कंप्यूटर में है। Credit agencies and banks collect a lot of customers' behavioral data from many sources. This information is used to predict the chances of customer paying back a loan. ये जो क्रेडिट कार्ड और लोन देने वाले इदारे हैं, बैंक समेत, ये सारे डाटा जो है वो लेते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से और उनको ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यह कस्टमर कुछ पे बैक लोन कर सकेगा और कितने अरसे में कर सकेगा। लार्ज अमाउंट मार्केट सेगमेंटेशन में अगर हम आ जाते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अबाउट कस्टमर कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। द मार्केट में बी सेगमेंटेड इनटू मेनी सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स दैट आर गुड डिस्क्रिमिनेटर्स, नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड वेरिएबल्स दैट विल हेल्प इन मार्केट सेगमेंटेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोग बिजनेस के लोग हैं, आप इस बात को, टर्मिनोलॉजी को समझते मुझसे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी बताता चलूं कि हम उनको सेगमेंट कैसे कर रहे हैं कि हम सब ग्रुप्स बना रहे हैं और उन सब ग्रुप्स को किसी वेरिएबल पे फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अच्छा डिस्क्रिमिनेटर है, वो अच्छे तरीके से उन सब ग्रुप्स को अलग-अलग कर सकता है, ओवरलैपिंग कम से कम कर सकता है, तो हमें आसान हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि हम ऐसा वेरिएबल ढूंढ लें जो ग्रुप्स की सेगमेंटेशन कर सके, बट फिर भी चल रही है, ये इस पे भी काम डाटा माइनिंग करके दे रही है। Fraud detection very challenging obviously since it is difficult to define characteristics of fraud, often based on detecting changes from the norm. So हम fraud को ये कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल से कोई चीज़ हट के हो रही है तो हम उसको फ्रॉड समझ लेते हैं, वरना उसकी डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल है। In statistics, it is common to throw out outliers, but in data mining, it may be useful to identify them since they could either be due to errors or perhaps fraud. So statistics में हम क्या करते हैं कि एक जगह अगर हमने फर्ज करेंगे हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, तो हम जो अच्छा क्लस्टर बन जाता है वो रह लेते हैं और जो क्लस्टर के बाहर चीज़ें होती हैं उनको हम आउटलायर्स कह देते हैं और हम उनको आराम से छोड़ के और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उन पे लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम आउटलायर्स को शामिल करेंगे तो वेरिएंस बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगी। तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि आउटलायर को हटा के जो करीब करीब है उनके दरमियान अगर आप ढूंढ लेंगे तो अच्छा है, बट डाटा माइनिंग जो है वो उस आउटलायर को पे नज़र रखती है, क्योंकि वो आउटलायर जो है या तो वो किसी एरर की वजह से या फिर देयर इज अच्छा पॉसिबिलिटी कि कोई फ्रॉड हो रहा है। Better marketing when customers buy new products, other products may be suggested to them when they are ready. So अगर बस कस्टमर कोई नई चीज़ ले रहा है, जैसे कि अगर आप PlayStation 4 ले रहे हैं तो PlayStation 4 के जो जैसे ही आपने लिया उसके जैसे ही नई गेम्स आएंगे वो आपको फ़ौरन अवेलेबल कर देगा कि ये अब नई गेम्स आ गई हैं इसकी, तो बच्चे ने फिर जिद करनी है और उसने कहना है कि वो नई गेम ले। As noted earlier in mail order marketing, for example, one wants to know will the customer respond. अगर हम मेल ऑर्डर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमको ये देखना होता है कि क्या कस्टमर रिस्पॉन्ड करेगा, विल द कस्टमर बाय एंड हाउ मच, क्या कस्टमर कितना बाय करेगा और क्या बाय भी करेगा, विल द कस्टमर रिटर्न परचेज, क्या अमेरिका में ये होता है कि जब खरीद लेते हैं ठीक नहीं होती तो रिटर्न कर दी जाती है, तो क्या ये भी देखना होता है कि क्या कस्टमर जो है वो रिटर्न तो नहीं कर देगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, विल द कस्टमर पे फॉर द परचेज, और कस्टमर क्या पे करने के काबिल है परचेज के या नहीं। बेटर मार्केटिंग, इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1000 variable values on each customers are held by some mail order marketing company. So mail order जो कंपनी होती है उनके पास कोई 1000 वेरिएबल्स होते हैं। Then aim is to lift the response rate, और aim ये है कि रिस्पॉन्स बढ़ते चले जाएं।
ट्रेंड एनालिसिस क्या करें? इन लार्ज कंपनी नॉट ऑल ट्रेंड्स आर ऑलवेज विजिबल to the management. It is then useful to use data mining software that will identify trends. So large companies में trends जो हैं वो इतने आराम से visible नहीं होते मैनेजमेंट को, इसलिए it is useful to use data mining software और वो फिर आपको ट्रेंड निकाल के दे. ट्रेंड्स में भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, साइक्लिक ट्रेंड्स और सीजनल ट्रेंड. कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं जो चलते जाएंगे, कुछ साइकिल पे होते हैं कि आप एक साइकिल चलेगा ट्रेंड का और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, और कुछ सीजनल ट्रेंड है. आप ज़ाहिर बात है गर्मी में आप जो है वो हाफ स्लीव शर्ट्स ले रहे हैं, सर्दियों में आप स्वेटर्स ले रहे हैं, ये सीजनल ट्रेंड्स हैं. मार्केट बास्केट एनालिसिस एम्स टू फाइंड व्हाट द कस्टमर बाय एंड व्हाट दे बाय टुगेदर. अब हम ये देखते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस में कि कस्टमर ने क्या खरीदा और एक से ज़्यादा कस्टमर्स साथ हैं तो वो क्या खरीद रहे हैं. दिस में बी यूजफुल इन डिजाइनिंग स्टोर लेआउट्स और इन डिसाइडिंग विच आइटम्स टू पुट ऑन सेल. अब इससे आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझ में आता है. उस ट्रेंड की वजह से आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो उन्होंने चीज़ें साथ साथ खरीदनी है वो आप साथ साथ रखते चले जाते हैं ताकि वो लेते चले जाएं, और फिर जो है उनके लिए अगर उनकी पसंदीदा चीज़ें सेल्स पे रखें तो वो आपकी दुकान में ज़्यादा आएंगे. Basket analysis can also be used for applications other than just analyzing what items customer buy together. इसमें आप चाहें तो और भी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि कस्टमर्स एक साथ क्या खरीद रहे हैं, बल्कि और बहुत सारे एनालिसिस को भी इसमें किया जा सकता है. कस्टमर churn क्या है? इन businesses like telecommunications companies are trying very hard to keep their good customers and to perhaps persuade good customer of their competitors to switch to them. So हम ये चाह रहे हैं कि अपने कस्टमर को सेव रखें और अच्छे कस्टमर जो दूसरों के हैं उनको भी अपनी तरफ हासिल करें. ये एक बिजनेस ट्रेंड चल रहा है. In such an environment, business wants to find which customers are good, why customers switch, and what makes customer loyal. So इस environment में वो ये मानते हैं, सबसे पहले तो उनको ये जानना है कि businesses को कि कौन से कस्टमर अच्छे हैं. फिर उनको ये देखना है कि ये जो कस्टमर्स हैं ये स्विचिंग क्यों कर रहे हैं, और एक टेलीकम्युनिकेशन से निकल के दूसरे को क्यों ले रहे हैं, यू फोन से आप मोबाइल लिंक पे क्यों जा रहे हैं. सवाल हो सकता है मोबाइल लिंक से टेरा डेटा पे क्यों जा रहे हैं, वॉइस वर्सा. सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. फिर क्या चीज ऐसी है जो कस्टमर को लॉयल करती है, वो आपके साथ ही लगा रहता है. फिर व्हाट मेक्स कस्टमर लॉयल, कस्टमर किस वजह से आपके साथ लॉयल रहते हैं, ऐसी कौन सी ट्रेट है आपकी कंपनी में या आपकी सेल्स पॉलिसी में या आपके स्टाइल में जिसकी वजह से उसमें कस्टमर लॉयल है, या कंपेटिटर में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसका कस्टमर जो है लॉयल है. ये कस्टमर चर्न को डिसाइड करता है. चीपर टू डेवलप अ रिटेंशन प्लान एंड रिटेन एन ओल्ड कस्टमर देन टू ब्रिंग इन अ न्यू कस्टमर. सो it's cheaper to develop a retention plan and retain an old customer than to bring a new customer. अब अगर आप देखें, अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल देखें तो वो कितनी एड्स आती हैं तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की कि जी वो घर क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और पुराने दोस्त मिल जाते हैं, दिस एंड दैट. सो वो कोशिश उनको भी समझ में आ गया है कि कस्टमर चर्न में सबसे आसान ये है कि आप अपने ओल्ड कस्टमर्स को रिटेन रखें या ऐसा प्लान देते रहें कि वो ओल्ड कस्टमर स्विच ना करें, लेकिन उसके बावजूद ब्रिंग इन न्यू कस्टमर्स के लिए भी प्लान्स, अगर आप ऐड देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो ये नंबर मिलाएं और फौरन स्विच करें, हमारे नेटवर्क पे आएँ तो ये नाम मिलेगा, ये नाम मिलेगा, ये नाम मिलेगा. सो ये सब कस्टमर चर्न के लिए होता है. द एम इज टू गेट टू नो द कस्टमर्स बेटर सो यू विल बी एबल टू कीप देम लॉन्गर. ऑब्वियसली ये हम चाहते हैं कि हमें उनको पता होता कि हम उनको देर तक रखें. गिवन द competitive नेचर ऑफ बिजनेसेस कस्टमर्स विल मूव इफ नॉट लुक्ड आफ्टर. सो जितनी कंपटीशन चल रही है बिजनेसेस में, अगर आपने कस्टमर्स को सही तरह से नहीं रखा अपने पास तो वो किसी और की तरफ निकल जाएगा. ऑल्सो सम बिजनेसेस
may wish to get rid of customers that cost more than they are worth. उसके बावजूद कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ऐसे कस्टमर को छोड़ना चाहेंगे जो उनको कॉस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं है लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स दैट डोंट यूज द कार्ड, बैंक कस्टमर्स विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन देयर अकाउंट्स। सो जो ऐसे क्रेडिट कार्ड होल्डर जो अपना कार्ड ही यूज नहीं करते, अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनका क्रेडिट कार्ड मेंटेन करना, उनको अलर्ट्स भेजना, उनको बिलिंग करना हर महीने ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ख़त्म कर देना ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह जो कस्टमर्स जिनके पास बहुत ही थोड़ा सा अकाउंट में पैसे हो, वो भी आपको कॉस्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनके पूरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए वो बैंक्स ने, खासतौर पे सेविंग बैंक्स ने कटौती शुरू कर दी है। वेबसाइट डिज़ाइन में हम ये कहते हैं कि वेबसाइट इज़ इफेक्टिव ओनली इफ द विजिटर इजीली फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो ऐसा बनाए कि जो भी आए उसको जो कुछ ढूंढना है वो मिल जाए। सो डाटा माइनिंग जो है वो हमें हेल्प कर सकती है कि हम सिमिलैरिटी देखें विजिटर्स की जो कि आपके पेजेस में आ रहे हैं, और उनका जो सिमिलैरिटी है उसके फिर पेज लेआउट के मुताबिक उसको ज़रा सामने रख दें। जो ज़्यादा लोग एक चीज़ को तलाश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा विजिबल हो जाना चाहिए, उसका बटन दूसरी चीज़ों को ज़रा पीछे की तरफ चला जाना चाहिए। सो साइट लेआउट में बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। डेटा माइनिंग प्रोसेस क्या है? Successful data mining involves careful determining the aims and the selecting appropriate data. आपको अच्छा डाटा माइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ में केयरफुल होना पड़ेगा कि आपके एम्स क्या है, फिर उस एम के मुताबिक ही आपको अपना अप्रोप्रिएट डाटा सेलेक्ट करना होगा। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड नॉर्मली बी फॉलोड। ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें कि हमें क्या चाहिए। डाटा सिलेक्शन एंड कलेक्शन, फिर डाटा को सेलेक्ट करें कि कौन सा डाटा चाहिए और फिर उसको कलेक्ट करें। क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डाटा, फिर हम क्लीन करें डाटा को और फिर उसको प्रिपेयर करें। डाटा माइनिंग एक्सप्लोरेशन एंड वैलिडेशन, फिर हमें डाटा माइनिंग की एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए और फिर जो एक्सप्लोर करके डाटा रिजल्ट्स आ जाए उनको वैलिडेट करने की भी ज़रूरत है, उनको टेस्ट करने की, चेक करने की भी ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग एंड मॉनिटरिंग, फिर हम अपने डाटा माइनिंग प्रोसेस टूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे कि क्या हो रहा है। फिर हम रिजल्ट्स की विजुअलाइजेशन करेंगे, रिजल्ट हमारे पास विजुअल फॉर्म में आएगा और हम उसको देखेंगे कि रिजल्ट कैसा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? द एंटरप्राइज डिसीजन मेकर्स नीड टू फॉर्मुलेट गोल्स दैट डाटा माइनिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू अचीव। द बिजनेस प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। सो एंटरप्राइज डिसीजन मेकर को हमें अपने गोल्स सबसे पहले सेट करने पड़ेंगे कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, फिर जो बिजनेस प्रॉब्लम जिससे वो गोल लेना चाह रहे हैं उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन करना होगा। वन कैन नॉट यूज डाटा माइनिंग विदाउट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आउटकम्स द एंटरप्राइजेस लुकिंग फॉर। तो आप ये सोचे समझे बगैर डाटा माइनिंग नहीं शुरू कर सकते। पहले आपको ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या है। इफ ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन क्लियरली डिफाइंड इट इज ईजियर टू इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होंगे तभी आप रिजल्ट जो आपको आएंगे उनको आप इवेल्युएट कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकेंगे। डाटा सिलेक्शन एंड कलेक्शन में क्या होगा? फाइंड द बेस्ट सोर्स डेटाबेसेस फॉर द डाटा दैट इज रिक्वायर्ड। इफ द एंटरप्राइज हैज इम्प्लीमेंटेड अ डाटा वेयरहाउस देन मोस्ट ऑफ द डाटा कुड बी अवेलेबल देयर। सो अगर आप डाटा वेयरहाउस स्टैब्लिश कर देंगे फिर तो आपको डाटा मिल ही जाएगा। अदरवाइज सोर्स OLTP systems need to be identified and required information extracted and stored in some temporary system। वरना फिर आपको OLTP सिस्टम से जो है तमाम चीज़ें जो है निकालनी होंगी और फिर उनको एक्सट्रैक्ट करके किसी नई जगह पे स्टोर करना होगा। इन सम केसेस ओनली अ सैंपल ऑफ द डाटा अवेलेबल मे बी रिक्वायर्ड। और कुछ केसेस में हम सिर्फ सैंपल ऑफ डाटा से भी काम चला सकते हैं। फिर क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डाटा जो है दिस मे नॉट बी एन ऑनरस टास्क इफ अ डाटा वेयरहाउस कंटेनिंग रिक्वायर्ड डाटा एग्जिस्ट। ये इतनी ट्रबलसम बर्डरसम टास्क नहीं होगी अगर आपने डाटा वेयरहाउस बना दिया होगा। सिंस मोस्ट ऑफ दिस मस्ट हैव ऑलरेडी बी डन व्हेन डाटा वाज लोडेड इन द वेयरहाउस। क्योंकि डाटा वेयरहाउस में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये क्लीनिंग उसमें पहले ही और प्रिपेयरिंग पहले ही हो चुकी होती थी, टाइम स्टैंपिंग हो जाती थी।
अदरवाइज दिस टास्क कैन बी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव। वरना जो है, अगर आपने OLTP से लेना है तो ये सबसे रिसोर्स हंग्री जॉब है। परहैप्स मोर देन 50% ऑफ एफर्ट इन डाटा माइनिंग प्रोजेक्ट इज स्पेंट ऑन दिस स्टेप। सो आधे से ज़्यादा काम जो है वो सिर्फ डाटा क्लीनिंग और प्रिपेयरिंग में हो जाता है। एसेंशियली अ डाटा स्टोर दैट इंटीग्रेट्स डाटा फ्रॉम अ नंबर ऑफ डाटा बेसिस में नीड टू बी क्रिएटेड। तो फिर हमें एक डाटा स्टोर की ज़रूरत पड़ती है जो कि मल्टीपल डेटाबेसिस से डाटा को स्टोर कर सके। व्हेन इंटीग्रेटिंग डाटा वन ऑफन एनकाउंटर्स प्रॉब्लम लाइक आइडेंटिफाइंग डाटा, डीलिंग विद मिसिंग डाटा, डाटा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एम्बिग्युइटी। जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं डाटा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना डाटा को, फिर डील करना कि जो डाटा मिसिंग है उसका क्या करें, फिर जिन डाटास में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और जो डाटा हमारी समझ में नहीं आ रहा। An ETL extraction, transformation and loading tool may be used to overcome this problem. So हमें extraction, transformation और loading tool की ज़रूरत होती है ETL की, जो हम उससे ये काम कर लेते हैं। फिर आ जाता है एक्सप्लोरेशन एंड वैलिडेशन। Assuming that the user has access to one or more data mining tools, a data mining model may be constructed based on the enterprise needs. अब हम ये assume कर रहे हैं कि जो भी यूज़र है उसके पास एक से ज़्यादा डाटा माइनिंग टूल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डाटा माइनिंग मॉडल ऐसा बनाए जो एंटरप्राइज की नीड्स के मुताबिक हो। It may be possible to take a sample of data and apply a number of relevant techniques. So सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम सैम्पल ऑफ डाटा लें और उस पर रेलिवेंट टेक्निक्स लगाएं और फिर देखें रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। फॉर ईच टेक्निक द रिजल्ट शुड बी इवेल्यूएटेड एंड देयर सिग्निफिकेंस इंटरप्रेटेड। सो हर टेक्निक के लिए आप रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो फिर आपको ज़ाहिर बात है सैंपल में चेंज करनी होगी या टेक्निक में चेंज करनी होगी। दिस इज लाइकली टू बी एन इटरेटिव प्रोसेस which should lead to selection of one or more techniques that are suitable for further exploration, testing and validation. ये जाहिर बात है इटरेटिव है। जैसे मैंने कहा कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो या आप डाटा चेंज करेंगे सैंपल, या आप फिर टेक्निक को चेंज करेंगे। अगर उस टेक्निक से बार बार सैंपल चेंज करने के बावजूद भी अगर आपको कोई बेहतरीन रिजल्ट, अच्छा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए जब ये उस प्रोसेस से हम गुजर जाएंगे तो फिर ये होगा कि हम एक या एक से ज़्यादा टेक्निक्स का सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे पूरे डाटा के साथ, फिर उसको टेस्ट करेंगे और फिर हम वैलिडेट करेंगे। Implementing, evaluating and monitoring. Once a model has been selected and validated, the model can be implemented for use by the decision maker. This may involve software development for generating reports or for results visualization and explanation for managers. So एक दफ़ा जब हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, वैलिडेट कर लिया, फिर वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम डिसीजन मेकर्स को दिखा सकें, और फिर उसके लिए जब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें कोई ना कोई टूल और यूज़ करना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी जो रिपोर्ट्स को जनरेट कर सके और रिजल्ट्स को विजुअलाइजेशन की तरफ ला सके, ताकि मैनेजर्स को एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से ये रिजल्ट उन्होंने डाटा माइन हो गया है, किस तरह से ये ट्रेंड बताया गया है। If more than one technique is available for the given data mining task, it is necessary to evaluate the result and choose the best. This may involve checking the accuracy and effectiveness of each technique. अब अगर एक से ज़्यादा टेक्निक किसी भी डाटा माइनिंग टास्क के लिए अवेलेबल है तो अच्छा और आसान तरीका यही है कि सबसे आप सारी टेक्निक्स लगाएं, फिर रिजल्ट्स को देखें और जिसका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसको आप चूज़ कर लें, और फिर लेकिन हम उसकी वजह से हमें फिर एक चीज़ और शायद बढ़ जाएगी, हमें जो एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस उस टेक्निक की है उसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये सबसे पहले एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, दूसरे ये इफेक्टिव भी हैं कि नहीं है, हमें काम भी आएंगे या नहीं आएंगे। इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग एंड मॉनिटरिंग में regular monitoring of the performance of the techniques that have been implemented is required. Every enterprise evolves with time and so must the data mining system. Monitoring may from time to time lead to the refinement of tools and techniques that have been implemented. So हमें regular monitoring की ज़रूरत है, और उसकी वजह से जब हम जिस तरह हर
एंटरप्राइज जो है विद टाइम इवॉल्व होके कुछ आगे बढ़ती चली जाती है, कुछ बेहतर होती जाती है। इसी तरह डाटा माइनिंग सिस्टम को भी बेहतर होते चले जाना चाहिए और इस मॉनिटरिंग की वजह से टाइम टू टाइम हमें अपनी टूल्स और टेक्निक्स को रिफाइन करने की ज़रूरत हो जो हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। रिजल्ट विजुअलाइजेशन क्या होता है? एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ डाटा माइनिंग टू द डिसीजन मेकर एज इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो ये सबसे बड़ा स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिजल्ट्स को जो डाटा माइनिंग ने दिए हैं। मोस्ट डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स डाटा विजुअलाइजेशन मॉड्यूल्स विच शुड बी यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग डाटा माइनिंग रिजल्ट्स टू द मैनेजर्स। तो बहुत सारे डाटा माइनिंग के जो सॉफ्टवेयर हमने पीछे बताए हैं उनमें ये डाटा विजुअलाइजेशन जो है पार्ट है और हमें उसको यूज करना चाहिए जब भी मैनेजर्स को रिजल्ट या रिपोर्ट भेजें। Clear data visualization tools are being developed to display results that deal with more than 2 dimensions. अब 2 डायमेंशन से ज़्यादा का अगर डाटा है, 2 डायमेंशन तो आपको एक्स और वाई डायमेंशन में आ रही हैं, लेकिन 3rd और 4th डायमेंशन भी है, तो वहाँ पे हमें विजुअलाइजेशन टूल है जो कि थोड़ा सा 3D और 4D इमेज को दिखाता है। द विजुअलाइजेशन टूल अवेलेबल शुड बी ट्राइड एंड यूज्ड इफ फाउंड इफेक्टिव फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो पहले उस विजुअलाइजेशन टूल को आपने यूज़ करना है, ट्राई करना है और फिर अगर हमें लगता है कि ये इफेक्टिव है तब हमें उसको मैनेजर को रिजल्ट देने की, रिपोर्ट देने की जरूरत है उस टूल को यूज करते हुए। सो टुडे वी हैव understood what is data mining, why data mining, what applications are available, what techniques are available, what processes are available, what software are available. I hope you have liked this presentation और आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।